हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 32 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष पांडे। अगला है कि 2019 में निम्नलिखित में से किसकी 550वीं जयंती मनाई गई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुरु नानक जी का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना डैश में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1977 में। कब करी गई थी? 1977 में। अगला है कि एनके सिंह भारत के डैश वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है आपका कि लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्नलिखित किस राज्य से है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बिहार से। किससे? बिहार से। अगला लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिलिका का। किसका? सिलिका का। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप कौन सा नहीं है? रेनिन। रेनिन क्या है? एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन रेनिन एक एंजाइम है जो एल्डोस्टेरोन उत्पादन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम कक्षक में। किसमें होता है? एम कक्षक में होता है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन होता है। विशिष्ट संयोजन। तो इसका सही उत्तर होगा अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक डैश होता है। क्या होता है? एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु। अगला प्रसिद्ध विद्वान अल्बेरूनी ने मुख्य रूप से डैश भाषा में लिखा। क्या लिखा? ये पुस्तक जो लिखा है ये किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द जीएफसीएफ का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि वीरशैव परंपरा का उदय वर्तमान डैश में 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुजरात। माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? कर्नाटक। अगला निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है। तो कीटों का श्वसन तंत्र का एक भाग है श्वसन रंध्र, यानी कि स्पाइरेकिल्स। क्या हो जाएगा? स्पाइरेकिल्स हो जाएगा। आगे की ओर चले। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। ये कौन से कुल के थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। प्रश्न कह रहा है कि भारत के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा अतरंजी खेरा, राजस्थान। अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, एटा जिले में है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1563 में कर दिया था। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि डेमोक्रेटस एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है। बराक नदी के तट पर सिलचर है। अगला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आइए विकल्प देखकर इसका सही उत्तर लगा दे। विकल्प 4, सॉरी अनुच्छेद 40, माफ कीजिएगा।
विकल्प 2। अगला है कि आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी यानी लीवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ यह है कि डैश पूंजी आधार पर डैश उधार दे सकते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा समान पूंजी आधार पर अधिक उधार दे सकते। अगला, निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जननांग नहीं है? नर जननांग बाह्य दल पुंज नहीं है। कौन नहीं है? बाह्य दल पुंज जो है, देखिए पुंकेसर पुरुष प्रजनन अंग है और इसे एंड्रोएशियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। ठीक है, परागकोश एक पीले रंग की थैली जैसी संरचना होती है जो पराग के उत्पादन और भंडारण में शामिल होती है। फिलामेंट एक पतली धागे जैसी वस्तु है जो परागकोश को सहारा देने का कार्य करती है। अब स्त्री केसर के एक फूल का अंतरतम भाग और मादा प्रजनन अंग होता है जिसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, नववर्तिका और अंडाशय। इसे सामूहिक रूप से पिस्टल के रूप में जाना जाता है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि टीवी शो आपकी कचहरी, टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित यानी होस्ट किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा किरण बेदी। अगला है कि केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि तवा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तवा बांध जो है ये मध्य प्रदेश में, किसमें है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रेगाटा शब्द याट से संबंधित है। किससे? यॉट से। किससे? यॉट से संबंधित है। अगला है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए नवोन्नत वर्ग मापदंड लागू है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ओबीसी। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? इसका सही विकल्प लगा लीजिए हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में पारी के प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्ररक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो क्षेत्ररक्षक की संख्या 2 हो सकती है, 2। अगला, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्तियां या हिस्सेदारी बेचना और तरलीकृत करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विनिवेश। क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। अगला है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा डैश में स्थित है? तो एतमाद उद्दौला का मकबरा जो है आगरा में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के समान बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आधिकारिक भाषा का प्रयोग। अगला है कि अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कर्णप्रयाग। ये गंगा नदी तंत्र आप लोग पढ़े होंगे तो इसका सही उत्तर आसानी से लगा पा रहे होंगे। जैसे सोनप्रयाग का होगा वासुकी और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है ये। विष्णुप्रयाग अलकनंदा नदी और धौली गंगा की नदी के संगम पर है। नंदप्रयाग अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। क्लियर हो गया। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही विकल्प लगा लीजिए दांते अलीघेरी। अगला प्रश्न है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा शब्द डैश व्यवस्था से संबंधित है? ये संबंधित है मनसबदारी से। किससे संबंधित है? मनसबदारी से। आगे की ओर चले, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान ये चलता था। कह रहा प्रश्न आपसे 39 नंबर के निम्नलिखित विकल्पों में उल्लिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष 3 की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा 8586 मीटर इसका ये सबसे ऊंची चोटी है भारत का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछ रहा है कि हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? तो हजारद्वारी जो महल है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हजारद्वारी पैलेस, जिसे पहले बड़ा कोठी के नाम से जाना जाता था, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में किला निजामत के परिसर में स्थित यह गंगा नदी के तट के पास स्थित है। अगला, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तका अभिषेक महोत्सव
नामक उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है श्रवणबेलगोला से। किससे? श्रवणबेलगोला से। ये बेंगलोर में है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है सांची के स्तूप में डैश तोरण या द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं एवं जातकों का चित्रण किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन यानी कि आउटपुट में से निविष्ट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही विकल्प आइए लगाते हैं, क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा जीवीए। क्या प्राप्त हो जाता है? जीवीए प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम को ब्राजील के फुटबॉलर जीको ने प्रशिक्षण दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? केरल ब्लास्टर एफसी। क्या हो जाएगा? केरल ब्लास्टर एफसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है आपका, यहाँ पे क्या उत्तर दिए थे हम? एफसी गोवा होना चाहिए, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा एफसी गोवा। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 350 का बी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के बी के तहत। अगला है कुल साधन उत्पादकता यानी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, उत्पादन आउटपुट और निविष्टि यानी कि इनपुट के भारित औसत का डैश होती है? इसका सही विकल्प लगा लीजिए अनुपात। क्या हो जाएगा? अनुपात होती है। अगला है कि मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से डैश के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विदर्भ। अगला है कि 1 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार बलराम भार्गव निम्नलिखित में से किस पद पर थे? तो इसका सही उत्तर लगा लीजिए, आइए विकल्प 4 लगाइए, महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अगला है कि मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टुटगार्ट। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे, यहाँ से प्रश्न रीजनिंग्स का है, तो कॉलम कॉपी को उठाइए और फटाफट उत्तर को लगाइए। कह निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कर लीजिए। देखिए सभी 4 आकृतियों में कर्व युक्त एक भुजा सहित समतल ज्यामितीय आकृति षष्ठभुज, पंचभुज, चतुर्भुज दी गई है। सभी 4 आकृतियों में मुख्य डिजाइन के अंदर कर्व युक्त भुजा के सन्निकट एक रेखीय वृत्त और एक रेखाखंड है, लेकिन आकृति 4 में ऐसा हो नहीं रहा है। ये आकृति 4 में क्या हो रहा है कि अन्य सभी आकृतियों में वृत्त और रेखाखंड के बीच एक भुजा का अंतराल है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का आप चयन कर लीजिए। अगर आकृति 2 को छोड़ दीजिए तो उन सभी आकृति जो है हर प्रकार से समान है। आकृति 2 में देखिए आप ध्यानपूर्वक, यहाँ एल आकार का रेखाखंड विपरीत दिशा की ओर क्या है? उन्मुख है। ये एल आकार की, ये जो एल आकार है विपरीत दिशा में है ना। तो आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि एक पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो अक्षर आर दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होंगे। अब आर जो दर्शा रहा है उसके विपरीत पृष्ठ पे आपसे पूछा है, तो आइए इसको हम यहीं से कर लेते हैं। ये पासा को कॉमन कर ले, बी से बी खत्म, पी से पी खत्म, आर का विपरीत डब्ल्यू हो गया, विकल्प 4 सही। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पे अल्टरनेट चलने के बजाय आप ऐसे ही चलिए, जैसे दिया गया है आपको 1, 8 और दिया गया है 15, 29 और क्या दिया गया 69, 172 और क्या दिया गया 399 और अगला संख्या आपसे पूछा गया। ठीक है, यहाँ से 7 का डिफरेंस निकालिए, यहाँ भी 7 का डिफरेंस, यहाँ 14 का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ 40 का डिफरेंस होगा, यहाँ 103 का डिफरेंस होगा और यहाँ पे आपका 227 का डिफरेंस हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखें आप यहाँ पे एक ये दूसरे वाले पे डिफरेंस पे, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 कीजिएगा आपको 7 मिल जाएंगे। फिर अगले में ये जो 14 है इसमें 3 का स्क्वायर प्लस 5 कीजिए आपको 14 मिल जाएंगे। अगले में 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस 4 कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएंगे? आपको मिल जाएंगे 40, ये वाला 40। अब 103 लाने के लिए क्या कीजिएगा आप
यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 3 कर दीजिए, अगले में कर दीजिएगा 15 का स्क्वायर प्लस 2, और अगला में 21 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ पे आप अगर आप डिफरेंस चेक कीजिएगा तो 442 कर दीजिएगा, आपका उत्तर 841 तैयार हो जाएगा, विकल्प 2 सही। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो आकृति ए से आकृति बी में छायांकित त्रिभुज वामावर्त दिशा में 3 खंड आगे बढ़ता है, अपूर्ण त्रिभुज पूर्ण हो जाता है, और ठीक इसके विपरीत त्रिभुज अपूर्ण हो जाता है, तथा उसके ठीक भी उसके आगे, माफ कीजिएगा, तथा उसके आगे भी एक और त्रिभुज अपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, अपूर्ण और पूर्ण का कहानी चल रहा है। तो इसका सही विकल्प लगाइए, क्या हो जाएगा, विकल्प 3। अगला है कि शब्द का जो संबंध अक्षरों से है, वाक्य का वही संबंध किससे होगा, आपसे पूछा है तो शब्दों से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, शब्दों से हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि समान रूप से तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नलिखित कथनों को पढ़े और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। आरेख में विभिन्न वर्गों को शब्द अंग्रेजी के पहले अक्षर से निरूपित किया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पेन स्लेटें हैं, क्या है, कुछ पेन जो है पेन स्लेटें हैं, हम इसमें एक में पेन डाल ले, किसमें, एक में, इसमें हम पेन डाल लेते हैं, इसमें स्लेट डाल लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी जो गेंद है ये स्लेट है, सभी गेंद क्या है, ये स्लेट है। तो हम यहाँ पे एक और फिगर आपको बनाकर दिखाना चाहते हैं, जैसा कि ये जो है ना, ये कर लीजिए, गेंद, गेंद क्या हो गया, स्लेट हो गया, और स्लेट क्या हो गया, पेन हो गया। ऐसा वाला बन सकता है क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, यहाँ पे स्लेट हो जाएगा और यहाँ पे पेन हो जाएगा। इसका सही विकल्प जो हमें दिख रहा है, विकल्प इसका एक ही सही होगा, यानी विकल्प 1 इसका परम सदुत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। ध्यानपूर्वक देखें, इसका सही विकल्प विकल्प 3 आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ भी आपको डिफरेंस चेक करके इसका सही उत्तर निकालना होगा। जैसे 3 और 19 में डिफरेंस चेक कीजिएगा, 16 का आएंगे, ठीक है। और यहाँ 19 और 36 में डिफरेंस चेक कीजिएगा, 17 का आएंगे, ठीक है, 17 का आ जाएंगे भाई साहब। और 16 और 57 में, सॉरी 36 और 57 में डिफरेंस चेक कीजिएगा, 21 का। और 57 और 87 में डिफरेंस चेक कीजिएगा, 30 का। 87 और 133 में डिफरेंस चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 46 का डिफरेंस मिल जाएगा। और 133 क्या है, 133 से 204 में डिफरेंस चेक कीजिएगा, 71 का मिलेगा, ठीक है। और 204 से 311 में डिफरेंस चेक कीजिएगा, 156 मिल जाएगा। अगला डिफरेंस निकालने के लिए आप फिर क्या कर लीजिए, नीचे वाला का डिफरेंस चेक कर लीजिए और आप उत्तर इसका लगा लीजिएगा, विकल्प 2 467 आ जाएंगे, करके देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रत्येक अगली आकृति में छायांकित चतुर्भुज दक्षिणावर्त दिशा में 3 खंड आगे बढ़ता है। अगली आकृति में सफेद चतुर्भुज वामावर्त दिशा में एकांतर क्रम से आगे 3 और 4 खंड आगे बढ़ता है। इसका सही विकल्प लगा लीजिए 1। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। अंगूठे अंगुलियां है और क्या है, अमाशय। अंगूठे उंगलियां अमाशय 3 अलग अलग हो जाएंगे, विकल्प 4 लगाइए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से प्रस्थापित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप विकल्प 1 को लगा लीजिए, जहाँ जोड़ का साइन है घटाव कर दीजिए और घटाव का साइन को जोड़ कर दीजिए, 350 बराबर 350 आपका मिल जाएंगे। कह रहा प्रश्न आपका कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रत्येक अगली आकृति में अर्ध छायांकित वृत्त दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है और मुख्य आकृति में एक भुजा जुड़ जाती है, अर्थात त्रिभुज चतुर्भुज बन जाता है, चतुर्भुज पंचभुज बन जाता है। इसी प्रकार आप इसका सही उत्तर लगाइएगा, विकल्प जो है इसका 3 सही उत्तर हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण कर लेगी। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, विकल्प इसका 3 आ जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। यहाँ पे हमको मिला है क्या, 9 गुने हम कर लेंगे 4 और प्लस कर लेंगे 5, मिल जाएंगे हमें 36 प्लस क्या 5, यानी मिला कितना हमें 41, ठीक है, बीच वाला मिल गया। अब 41 गुने हम कर लेंगे 4 और फिर प्लस कर देंगे 5, यानी 164 प्लस 5 करेंगे 169 मिल जाएगा हमें, ठीक है। सेम इसी प्रकार से विकल्प 3 को देखें तो हो जाएगा 7 गुने 4 प्लस 3, क्या 7 गुने 4 प्लस 3 कर लेंगे हम,
क्या कर लेंगे 3, हमें मिल जाएगा कितना 31 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 31। फिर 31 में हम गुना कर लेंगे 4 से और प्लस कर देंगे 5, हमें यहाँ भी मिल जाएगा कितना 129, जो विकल्प 3 में निहित है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। आइए इसको आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इस प्रश्न को कीजिए, ये कैसा दाईं ओर रखने बोला है, इधर की ओर रखने बोला है, तो क्या हो जाएगा n जो है n ऐसा हो जाएगा। O में कोई परिवर्तन नहीं, I में कोई परिवर्तन नहीं, T में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ तक कि आपका A में भी कोई परिवर्तन नहीं, M में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि R जो है आपका R ये कैसा दिखेगा, R आपका ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, अब आइए O का वही सेम कंडीशन, F जो है उल्टा हो जाएगा, L ऐसे हो जाएगा, A में कोई परिवर्तन नहीं, M में कोई परिवर्तन नहीं। इसका सही विकल्प लगा लीजिए, विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर का अंकित मूल्य 710 रुपये है और इस पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 10% छूट के बाद SP यानी सेलिंग प्राइस 710 गुने हम कर देंगे 90/100, काट पीट मचा देंगे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। तो यहाँ पे जो 710 में हम 9 से गुना करेंगे 639 मिलेंगे, जो विकल्प 3 में निहित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि दिए गए शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कर लीजिए। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे पारितोषिक जो है अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। अच्छे कार्य के लिए पारितोषिक दिया जाता है। परिहार का अर्थ कुछ नहीं करना या किसी चीज को होने से रोकना। पछतावा और प्रायश्चित समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पे पारितोषिक क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका। अगला है कि एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक देखिए तो आपका विकल्प जो बनेगा ये ऐसा वाला बनेगा, हम जो अभी बना रहे हैं ऐसा वाला बनेगा। 1 0 यहाँ आ जाएगा, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, यानी सर्किल जो है ऐसे करके आएगा। और ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको इरेज कर दीजिए। जैसे हम फिर से इसको बना देते हैं, ये ऐसे करके ऐसे ये जो डॉक्टर वाला प्लस का साइन होता है ना, ऐसे बना लीजिए। हमसे लगभग बना है। ठीक है, यहाँ पे एक सर्किल, यहाँ पे एक सर्किल, यहाँ पे एक सर्किल, यहाँ पे भी एक सर्किल और एक सर्किल यहाँ पे, क्योंकि ये सभी पेज को आपस में मोड़ कर फिर छिद्र किया गया है बीच में। तो इसका सही उत्तर ऐसा विकल्प में कौन सा है देख लीजिए। तो इसका सही जो विकल्प हम बनाए थे, विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। तो आकृति ए से आकृति बी में डिजाइन 180 डिग्री घूम जाती है, तो आकृति सी को 180 डिग्री से घुमाने पर हमें उत्तर 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, उत्तर 1 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न के कुट भाषा में सोल्जर को कैसे ऐसे इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार स्टोमक को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, कोड जनित करने के लिए शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अनुसार लिख देंगे। तो ये सोल्जर जो है, इसमें सबसे पहला अक्षर जो ABCD लिखते हैं ना Z तक, तो सबसे पहले D आएगा, फिर E आएगा, फिर H आएगा, फिर L आएगा, O आएगा, R आएगा, S आएगा, U आएगा। स्टोमक में क्या हो जाएगा, पहले A आएगा, फिर C आएगा, फिर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, H आएगा ना, H के बाद क्या आ जाएगा M, M के बाद O, O के बाद S और S के बाद T आ जाएगा। देख लीजिए ऐसा कौन से विकल्प में, विकल्प 3 में है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो गया। अगला है कि यदि दी गई आकृति को मोड़ कर एक घन बनाया जाए तो @ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। तो @ के फलक पे स्टार हो जाएगा। एक बार में इसको लगा सकते हैं। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो एक छोड़कर हैच का हो जाएगा एंड, और ये जो ऊपर है इसका हो जाएगा $, यानी इसका सही उत्तर जो है विकल्प 1 होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। ध्यानपूर्वक कीजिए इसको आगे पीछे करके, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। यहीं पे तो दिख रहा होगा आपको, यहीं पे ये दिख रहा है, यहाँ पे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण कर लेगी। ध्यान से देखें इस प्रश्न को, तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प 3 होगा। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। 12 7 84 कर दीजिएगा, तो 14 का क्या कर दीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि 12
बटा 2 और प्लस का 1 कीजिएगा, आएगा आपका 7 यानी 12 सत्ते 84। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कीजिएगा, अगला जो ये होगा 14 बटा 2 प्लस 1 कीजिएगा तो आपको 8 मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे 14 सत्ते बोलना बंद कर दिए थे। तो 14 8 112 हो जाएंगे मेरे दोस्त, विकल्प 2 सही। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न यहाँ से मैथ्स का, अगर आप लोग अब तक कॉपी कलम ना उठाए हैं तो अब तो उठाना पड़ेगा मेरे भाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाइयों की सटीक माप कर सकने वाले पैमाने की अधिकतम लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो पैमाने की अधिकतम लंबाई बराबर हम सभी का लिख लेंगे क्या, 45 75 120 लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो 120 और इधर लिख लेंगे 135। यहाँ पे 45 का निकाल ले, हम सभी का मौसा निकालेंगे। सभी का क्या निकाल लेंगे, मौसा निकाल लेंगे। 45 का 3 गुने 3 3 3 9 9 पंजे 45, ठीक है। ये 75 का मौसा करेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 5 यानी 15 और 15 पचे 75, ठीक है। 120 का भी कर लेंगे सेम उसी प्रकार से, तो क्या मिल जाएगा, 2 गुने 2 2 दूना 4 गुने 2 यानी 6 गुने 3 हो जाएगा तो 12 12 पंजे ये 12, ये एक क्या हो जाएगा 12 2 दूना 4 4 दूना 8 3 24 पच्चे 120, ठीक है। अब आइए 135 का ऊपर लिख देते हैं। 135 का क्या कर ले ऊपर, यानी 3 गुने 3 3 3 9 9 तिया 27 और 27 पच्चे 135। ये सभी का मौसा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, विकल्प ए सही। विकल्प ए किसका सही उत्तर होगा। प्रश्न कह रहा है विक्रय मूल्य 215 रुपए बढ़ा देने पर 18% की हानि 25% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। यदि उपपरिव्यय 91 रुपए है तो मूल लागत मूल्य उपरिव्यय बिना रुपए में कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो मान लीजिए लागत मूल्य कितना होगा, 100 रुपए हो जाएंगे तो हम निकालेंगे क्या, x का 125% और माइनस कर देंगे x का कितना 82%, यानी 125 x बटा हम लिख देंगे 100 और माइनस कर देंगे 82 x बटा क्या 100 और बराबर में लिख देंगे हम क्या 200 कितना लिख देंगे हम 15, क्या लिख देंगे 15। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो मिलेगा हमको 125 x माइनस 82 x बराबर 215 और यहाँ पे गुना में कर देंगे 100। इसको आगे सॉल्व करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको क्या 43 x घटाइएगा तो 125 में से 82 और 215 गुने 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 215 गुने 100, x बराबर निकाल लीजिए तो 215 गुने 100 और बटा का 43, काट पीट मचा दीजिए 500 आ जाएंगे। उपपरिव्यय 91 है तो 500 में से 91 घटाएंगे 409 उत्तर आएगा, जो विकल्प 1 में निहित है। कह रहा है कि एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% और दूसरे दिन 10% बढ़ती है, किंतु तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। यदि तीसरे दिन की समाप्ति पर संख्या 6545 है तो आरंभ में संख्या कितनी थी, यही आपसे पूछ लिया है। तो मान लीजिए कि आरंभ में जीवाणु की संख्या x हो जाएगा तो हम ये बराबर लिख सकते हैं क्या, x इंटू 1 प्लस R1 बटा 100, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे वो इंटू में 1 प्लस R2 बटा 100 लिख सकते हैं ना, और फिर लिखेंगे इंटू में N1 माइनस R3 बटा 100 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 100। अब इसको आगे सॉल्व कराएंगे, a बराबर लिख लेंगे हम क्या 6545, कितने 6545 और x इंटू लिखेंगे 1 प्लस 12 बटा कितना 10 और यहाँ पे लिख लेंगे इंटू में फिर से क्या, इंटू में फिर से लिख लेंगे 1 प्लस 10 बटा 100 और फिर यहाँ पे आगे इंटू में लिख लेंगे यहाँ पे 1 माइनस 25 बटा 100 और बराबर का कितना हो जाएगा 6545। अब इसको आगे की ओर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा x गुने 112 और बटा 100, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 110 बटा क्या हो जाएगा 100 और फिर गुने में हो जाएगा 85 बटा 100, ठीक है। तो x बराबर इसको निकालने के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6545 गुने 100 फिर से गुने 100, ठीक है 100 और बटा में लिख देंगे ये जो ऊपर वाला संख्या 112 गुने 110 और गुने का 85, ठीक है। अब इसको काटपीट में चाहिए 6250 उत्तर आएंगे, जो विकल्प 3 में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है 17 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण का 3 लीटर भाग 3 लीटर अम्ल से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए बने मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात
कितना है भाई साहब? तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा बराबर निकाल ले तो 5/5 प्लस 2 गुने 17, यानी क्या हो जाएगा आपका 5/7 गुने 17 होगा ना। मिश्रण में पानी की मात्रा निकालेंगे तो 2/7 गुने 17। ठीक है, अब प्रश्न से इसे सॉल्व करा दे तो हम लिखेंगे क्या, नए मिश्रण में अम्ल की मात्रा बराबर लिखिएगा 5/7 इंटू 17 - 3 + 3 लिख लेंगे। आएगा हमें मेरे पास कितना 5/7 गुने 14 और प्लस का 3 यानी 7 दूना 14 और यहाँ पे 5 दूना 10 3 13 आ जाएंगे। 13 लीटर आ जाएगा इसका नया मिश्रण। अम्ल का कितना नया मिश्रण हो जाएगा 13। और पानी का नए मिश्रण निकाले, पानी का क्या नया मिश्रण बराबर लिखिएगा 2/7 गुने 17 - 3। ठीक है, और बटा में लिखेंगे 2/7 गुने 14। काट पीट मचा दीजिए, आ जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4 लीटर पानी हो जाएगा, यानी 13/4 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न है कि एक मोटर बोट को जलधारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में जलधारा की दिशा में उतना ही दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है तो स्थिर जल में मोटर बोट की गति कितनी होगी? तो मान लीजिए मोटर बोट की गति हो गया 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब धारा की गति क्या हो जाएगा, धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा। अनुप्रवाह में हो जाएगा आपका, लिखते चलिएगा जो हम बोल रहे हैं, अनुप्रवाह में हो जाएगा x + 2 किलोमीटर पर घंटा, उधर प्रवाह में हो जाएगा x - 2 किलोमीटर पर घंटा। आइए इस प्रश्न को प्रश्न के अनुसार कर दे तो हो जाएगा 24/x - 2 और माइनस का हो जाएगा 24/x + का 2 और बराबर में 1। इसे सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिए x - 2 इंटू x + का 2। अब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + का 2 माइनस x माइनस का x + का 2 और बराबर 1/24। क्या 1/24 आपका हो जाएगा। आगे की ओर इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4/x² -4 और बराबर में हो जाएगा 1/24। यहाँ से क्रॉस करा के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आएगा आपका 4x² और माइनस का 4 बराबर 96। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 4x² बराबर 96 और इधर माइनस में 4 है, इधर में आके प्लस में 4 हो जाएगा, यानी x² बराबर आपको मिला कितना 100। x² बराबर क्या मिल गया आपको 100 मिल गया। तो x बराबर लिखेंगे √100, बाहर निकालिएगा तो आपको मिल जाएंगे x बराबर 10, यानी 10 किलोमीटर पर घंटा इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर चले कर 3 क्रमिक विषम पूर्णांकों में से 3 गुनी दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक कौन सा होगा? मान लीजिए कि 3 क्रमिक विषम पूर्णांक x है, x + 2 है और क्या x + 4 है। ठीक है, तो प्रश्न से लिखेंगे, कॉमा कर लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे और x + 2 बराबर लिख लेंगे 2 इंटू x + 4 और प्लस में लिख सकते हैं हम 3, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 2 2 × 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2x + 8 2x + 8 और प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 6 और इक्वल 2x + 11 होगा ना। अब आइए x वाले को एक साथ और जो x ना लगा उसको एक साथ, यानी 3x - 2x और बराबर 11 - 6 कर लेंगे, x बराबर 5 आ गया। तीसरा पूर्णांक था आपका कितना x + 4 था, क्या था x + का 4 था, तो यहाँ पे x का मान लिख लीजिए 5 और 4 कितना हो गया 5 और 4 यानी 9 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते, कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 है, यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या के 10% है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? योग पूछा है, योग। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि मान लीजिए माना कि संख्या क्या हो गया x और y हो गया, तो हम लिखेंगे x - y बराबर 1300। कोई दिक्कत है? यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो हम x का 8% बराबर लिखेंगे, x का कितने 8% बराबर लिख देंगे y का 10%, y का कितने प्रतिशत 10%। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
यहाँ पे x गुने, माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, x गुने 8/100 लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 10y बटा क्या, 10y/100। अब इसको समीकरण पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस कितने, 10y और बराबर का 0 होगा, बराबर का 0। ठीक है, ये 100 से 100 खत्म हो गया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले बिंदु पे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे समीकरण 1 लिखाए थे आपको और समीकरण 2, दोनों को आपस में हल करेंगे तो क्या होगा, 10x माइनस 10y और बराबर हो जाएगा आपका 13,000। भाई साहब कितने, 13,000 हो जाएंगे। और यहाँ पे लिख लेंगे आप 8x, कितने लिखेंगे, 8x माइनस 10y और बराबर 0। ठीक है, सामने सड़क है, थोड़ा सा परेशानी तो होगा मेरे दोस्त, कोऑपरेट कीजिए इसको। यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेंगे, घटाइएगा तो आ जाएगा आपका कितना, आ जाएगा आपका 2x। कितने आ जाएंगे, 2x, क्योंकि 10 में से 8 घटाइएगा तो 2x और y से तो y, ये प्लस माइनस खत्म हो गया 10 वाला, यहाँ पे हो जाएगा आपका 13,000। काटिएगा आपको मिलेंगे कितना, 6500। x बराबर आ जाएगा आपको 6500। ठीक है, यानी कि 2 को काटिएगा तो 6500 दूना 13,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले बिंदु पे इसको खत्म करा देंगे। जैसे आपको आया कितना, यहाँ पे कोई किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिएगा तो आपको मिलेंगे 6500 माइनस वाई बराबर x का मान, यानी x माइनस वाई ही करके आप अगर कीजिएगा और बराबर में 1300 वाला पे पुट कीजिएगा। यहाँ पे ये जो है ना हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर रूप से समझ में आए। ये समीकरण 1 था ना, समीकरण 1 था ना ये 1300 वाला। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ये देखिए x का मान यहाँ पे हम 6500 रखे जो अभी आया था, तो हम लिखेंगे y बराबर 6500 और माइनस कर देंगे 1300, तो y बराबर क्या आ गया आपका 5200 आएगा। कितना आएगा, 5200। अब संख्याओं का योग यानी कि 5200 और 6500 को ऐड कर दीजिए, 11,700 आ जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। इस प्रश्न को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, 1/2 उत्तर आएंगे, कर लीजिएगा ना, आई होप कि आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है आपका, तो 20 बटा लिखिएगा 100 प्लस क्या 20 और गुना का लिख लीजिए आप 100, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 बटा क्या हो जाएगा 20/120 और गुने का हो जाएगा आपका 100। ठीक है, यहाँ से काटपीट मचाइएगा तो आपको मिल जाएंगे 50/3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 50/3। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर काट के लाइएगा तो 16.2/3 आएगा जो विकल्प 3 में है। आगे चले अगला प्रश्न पे। प्रश्न पूछ रहा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 1% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 18,000 रुपए की एक धनराशि 2 वर्षों में कितने 20,608.20 रुपए हो जाती है तो x का मान कितना होगा भाई साहब। अब यहाँ पे लिख लीजिए a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर क्या हो जाएगा n, यही होगा ना, और बराबर में हो जाएगा 20,608.20 जो, और बराबर में लिख लीजिएगा 18,000। कितने लिख लेंगे 18,000, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 प्लस r/100 का पावर n, निकाल सकते हैं ना। तो आइए इसको हम निकालने का चेष्टा करते हैं और निकालेंगे, निकाल के ही छोड़ेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 20,608.20 और बटा में लिख लीजिए 18,000 और बराबर में लिख लीजिए 1 प्लस x/100 का स्क्वायर, 100 का क्या है स्क्वायर। यहाँ से काटपीट मचाइएगा 1.1449 आएंगे। ठीक है, ये 9 है और बराबर में आ जाएगा 1 प्लस x/100 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब आगे की ओर चलेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 1.07 का स्क्वायर दोनों तरफ, और यहाँ से 1 प्लस x/100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो लिखेंगे हम 1 प्लस x/100 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू हम लिख देंगे आपका 1.07। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे x/100 बराबर 1.07 और माइनस का 1, तो यहाँ पे x बराबर आपको मिलेंगे कितना, x बराबर लिखेंगे आप 0.07 गुने 100 जो लगभग 7% के बराबर होगा, विकल्प 4 सही।
अगला प्रश्न है आपका कि 1 मीटर कोर वाले घनाभ बॉक्स को भरने के लिए 2 सेंटीमीटर कोर वाले घनों की कितनी संख्या आवश्यक होंगी। तो आइए यहाँ पे घनों की संख्या बराबर लिखिए घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना होगा 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर। यहाँ पे हम एम करके लिख दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे 1 एम हो जाएगा और गुने 1 एम हो जाएगा और फिर गुने में कर दीजिए 1 एम और बटा में घन का आयतन लिखिए 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने सॉरी माफ कीजिएगा 2 सेंटीमीटर नहीं 2 गुने 2 कर दीजिए 2 गुने यहाँ पे सेंटीमीटर में भी आप कर सकते हैं ना सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में कर दीजिए ठीक रहेगा। और 2 सेंटीमीटर और फिर क्या हो जाएगा गुने 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगले स्टेप पे करेंगे तो 1 गुने हम 100 लिख सकते हैं क्या, मतलब 1 मीटर में कितने 100, तो 100 से गुना कर देंगे और फिर 1 गुने 100 लिखेंगे और फिर 1 गुने हम लिख लेंगे 100। 1 गुने क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे और बटा में हम लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2। काट पीट मचा दीजिए 50 गुने 50 गुने 50 आएगा। ठीक है, यानी 50 का क्यूब भी अगर आपको आता होगा तो इसका उत्तर लगाना बिल्कुल आसान है और आना ही चाहिए। 25 25 125 यानी 1 लाख कितना हो जाएगा 1,05,000 सॉरी 1,25,000 माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा 1,25,000 हो जाएगा, जो विकल्प 3 में निहित है। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 29% अधिक है। यदि दुकानदार 25% छूट देता है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए वस्तु का जो सीपी होगा क्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस कर लेंगे हम 29, कितने कर लेंगे 29, मिलेगा कितना 129 रुपए। अब प्रश्नानुसार वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 129 का हम निकालेंगे ना 75%, 129 का 75% करेंगे यानी 129 गुने 75 बटा 100 कर देंगे। ठीक है, तो काट पीट मचाइएगा आपका मिलेगा क्या 96.75। ठीक है, अब यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालेंगे तो मिलेंगे क्या, हमें मिल जाएंगे मेरे दोस्त कितने 100 माइनस 96.75 यानी आगा कितना आपका 3.25। ये हानि में आया लाभ में, ये हानि में आया। अगला प्रश्न है आपका कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। उसका नया औसत कितना है। मान लीजिए 12 पारियों का औसत कितना, 12 पारियों का औसत इसका हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। अब प्रश्न से करें तो 12x प्लस 108 ठीक है, और बराबर में लिखेंगे 13 इंटू एक्स प्लस 6, कोई दिक्कत। इसे सॉल्व कीजिए तो 12x प्लस 108 बराबर क्या हो जाएगा 13x प्लस कितने 78 हो जाएगा। यानी x वाले को एक तरफ तो 13x माइनस 12x और बराबर यहाँ पे ये था 78 था ना, तो हम इसमें घटा लेंगे कितने को 108 में से हम घटाएंगे कितना 78 को घटाएंगे, किसको घटाएंगे 78 को घटा लेंगे, यानी हमें मिल जाएगा x बराबर 30। कितने x बराबर 30। तो हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है नया औसत, तो नया औसत बराबर लिख लीजिए x प्लस 6। x का मान आया था कितना 30, तो हम 30 में 6 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। नया औसत इसका कितना हो जाएगा 36। देखिए कहीं पे दिख रहा है क्या, विकल्प 4 सही। कह रहा है प्रश्न आपसे कि माना कि 2 योजनाओं में साधारण ब्याज पर समान धनराशि निवेशित की गई। योजना 1 और योजना 2 में क्रमशः 5 वर्ष और 7 वर्ष हेतु 6% और 8% की दरों से साधारण ब्याज अर्जित किया गया। योजना 1 और योजना 2 के बीच साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। यह योजना 1 तथा योजना 2 के साधारण ब्याज का अनुपात पूछा है। लिख दीजिए 5 गुने 6 और बटा में 7 गुने 8 कर दीजिए, 7 गुने 8 कर दीजिएगा, बराबर लिख दीजिएगा 5 गुने 3 और बटा 7 गुने 4। क्रॉस कराइए या फिर ऐसे, इसका सही उत्तर आ जाएगा 15:28 जो विकल्प 2 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। जब 10 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को करती है तो कार्य 5 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि एक महिला अकेले कार्य करे तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ हम MDH मसाला लगाए क्या,
यहाँ पे MDH मसाला से बेहतर है। MDH मसाला बाद में लगाएंगे, पहले मैन वर्क पावर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 5 मैन, कितने 5 पुरुष प्लस 6 महिला 6 वुमेन, और इंटू में लिख देंगे 8, और बराबर लिखेंगे क्या 10 मैन और प्लस कर देंगे कितने 7 वुमेन और इंटू में लिख देंगे 5। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, आपको मिलेंगे 40 M प्लस 48 वुमेन मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे 8 6 48 वुमेन, ठीक है 8 6 48 वुमेन, यहाँ पे 40 है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 5 50 मैन, ठीक है पुरुष, और 7 5 35 वुमेन यानी महिला, ठीक है महिला। अब 10 मैन बराबर, यहाँ पे 10 मैन बराबर 10 आदमी बराबर 13 महिला हो जाएगा, ठीक है यानी 10 आदमी के बराबर होगा 13 महिला। तो एक आदमी बराबर एक पुरुष बराबर मैन बराबर लिखेंगे 13/10 वुमेन, लिखेंगे ना 13/10 वुमेन लिख लेंगे। तो आगे की ओर चले और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 पुरुष, क्या 5 मैन और प्लस 6 W लिख लेंगे यानी वुमेन। तो हम लिख सकते हैं 5 गुने 13/10 और प्लस का 6 वुमेन लिखेंगे, प्लस का 6 वुमेन। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा आपका 13/2 प्लस 6 वुमेन बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम कर दीजिए यहाँ से, तो 2 यहाँ पे 2 एक बार में तो 13 और यहाँ पे 6 दूना 12, यानी हो कितने जाएंगे 25/2 वुमेन, 25/2 वुमेन। अब यहाँ से M1 D1 निकाल दीजिए, तो M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा M2 D2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25/2 गुने 8 और बराबर लिखेंगे 1 गुने D2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 25 चौके 100, ठीक है 25 चौके 100 इसका D2 आ जाएगा। कितने आ जाएगा D2 100 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ से कंप्यूटर्स का प्रश्न है, कह रहा है इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है। आपको हम करवाएंगे अंकित भाटी वाले में, इसका भी करवा देंगे। तो क्या है इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा www.soumya.com। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प डैश में उपलब्ध होता है, तो इसका सही उत्तर होगा होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+Shift+ क्या है ग्रेटर देन, यानी दाएं कोण कोष्ठक। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है जब भी कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड में कंट्रोल और C कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वह अस्थायी रूप से डैश में संग्रहित हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। अगला है कि MS एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तंभ B की पहली पंक्ति। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित ईमेल IDs पर विचार करें। पहला है reviewer@gmail.com, दूसरा है रिवाइव है @gmail.com, एक है तीसरा है क्या revive.ve@gmail.com, चौथा क्या कह रहा है आपका कि revive@gmail.com। अब सही विकल्प का इसमें से चयन करना है, तो इसका सही विकल्प होगा केवल एक सही होगा, केवल एक reviver@gmail.com। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा, तो इसका मान जो होगा हम आपको बता देते हैं क्या होगा। 8 माइनस कर लीजिए आप 16, 4 चौके 16 और बटा 2 और प्लस का कर लीजिए 3। इसे सॉल्व कराइए तो आपका आ जाएगा 8 दूना 16, ठीक है। तो 8 माइनस 8 और प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और प्लस का 3, यानी टोटल हो जाएंगे 3 विकल्प एक सही। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चले, कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में सेल या सेल्स का
बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अपने व्यूअर से एक शिकायत है कि आप लोग जो है सेशन को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो ऐसा शिकायत आप दोबारा करने का मौका ना दें हमें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हर रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।